नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया। आज हम लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे और केमिस्ट्री में अब तक काफ़ी पीछे चल रहा था ना, तो बहुत आगे चलेगा, परेशान मत होइए। देखिए, इसके पहले हम लोग सारे मॉडल पढ़ चुके थे और डिस्कवरी पढ़ चुके थे। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी हमने पढ़ी थी, उसके बाद प्रॉपर्टीज़ क्या थी कैथोड रे की, ये भी पढ़ा था। चार्ज टू मास रेशियो जो थॉमसन ने दिया था, ये भी पढ़ लिया था। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन आर ए मिल्टन ने दिया था, ये भी पढ़ लिया था। उसका डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन क्या होती है, ये भी पढ़ लिया था। ठीक है ना? और थॉमसन का मॉडल था, उसमें क्या कमियां थी वो भी पढ़ लिया था। एटॉमिक नंबर, मास नंबर, ये सब हो चुका है। ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ये भी हो चुका है। उसकी क्या कमी थी वो मैक्सवेल ने बता दिया था कि ऐसे ऐसे होता है। तो यानी कि एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल जब प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो भैया इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं प्रोड्यूस कर रहा, आप बता रहे हैं, और 10⁻⁸ सेकंड में जाकर न्यूक्लियस पे गिर जाना चाहिए। तो बाद में पता चला कि ऐसा है कि ये सब कमियां हैं और इस कमी को सुधार करके नए मॉडल प्रस्तुत कर दिए गए। तो बोहर्स का एटॉमिक मॉडल आया। तो बोहर्स के एटॉमिक मॉडल की पृष्ठभूमि क्या थी, यानी बोहर्स का एटॉमिक मॉडल किस बेसिस पर दिया गया, तो उस बेसिस को पहले पढ़ना है, फिर बाद में पढ़ना है बोहर्स का एटॉमिक मॉडल। तो डेवलपमेंट्स लीडिंग टू द बोहर्स एटॉमिक मॉडल, यानी पृष्ठभूमि, यानी बोहर्स के एटॉमिक मॉडल की पृष्ठभूमि क्या है। पहली है कि टू डेवलपमेंट्स, देखिए लिखा हुआ है यहां पर, बड़े ध्यान से इसको नोट कर लीजिएगा। टू डेवलपमेंट्स प्लेड मेजर रोल इन द फॉर्मुलेशन ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। फॉर्मुलेशन मतलब निर्माण या विकास, ठीक है ना? यानी कि दो ऐसी पृष्ठभूमि थी जिसके बेसिस पर बोहर ने अपना मॉडल प्रस्तुत किया, ठीक ना, पेश किया, यानी कि बनाया। बोहर्स एटॉमिक मॉडल किस पे? दो ऐसी डेवलपमेंट्स थे, दो ऐसे पृष्ठभूमि थी। पहला क्या? डुअल कैरेक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। डुअल का मतलब दो प्रकार के नेचर होते हैं उसके। कैसे? एक तो डुअल कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, दैट इज रेडिएशन हैव वेव नेचर प्रॉपर्टी एंड पार्टिकल नेचर। यानी इस रेडिएशन, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, उसमें दो प्रॉपर्टी हो सकती हैं, एक तो वेव नेचर और एक पार्टिकल नेचर। इन्हीं को पढ़ना है अलग से, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा क्या था डेवलपमेंट? दूसरा ये था, दूसरी पृष्ठभूमि क्या थी कि एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट निकाला गया रिगार्डिंग एटॉमिक स्पेक्ट्रम, यानी इस एटॉमिक स्पेक्ट्रम से संबंधित एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट कुछ थे, उस इन्हीं दोनों के बेसिस पर, यानी डुअल कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिसमें कि वेव नेचर और पार्टिकल नेचर होता है रेडिएशन का, वो, और साथ ही साथ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट एटॉमिक स्पेक्ट्रा का, ये दोनों चीजें मिलकर एक साथ जब अध्ययन किया बोहर्स ने, तो इन्हीं दोनों चीजों के बेसिस पर अपना एक नया मॉडल दिया जिसका नाम था बोहर्स एटॉमिक मॉडल। तो हम सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वेव नेचर। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? वेव नेचर। फिर उसके बाद पढ़ेंगे पार्टिकल नेचर, यानी वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इसमें भी जो सबसे पहले एनसीईआरटी में दिए हुए हेडिंग है वो है थर्मल रेडिएशन। बात समझ में आ रही? वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, उसमें थर्मल रेडिएशन, यानी हीटेड ऑब्जेक्ट। थर्मल का मतलब होता है गर्म, हीटेड, हीट करना। हीटेड ऑब्जेक्ट एमिट या एब्जॉर्ब रेडिएशन नोन एज थर्मल रेडिएशन। अगर आपसे पूछा जाए थर्मल रेडिएशन किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे हीटेड ऑब्जेक्ट एमिट या एब्जॉर्ब रेडिएशन नोन एज थर्मल रेडिएशन। इस थर्मल रेडिएशन में क्या होता है? थर्मल रेडिएशन कंसिस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विद डिफरेंट वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसीज की होती है। वेवलेंथ का मतलब होता है तरंगदैर्घ्य, इसका मतलब होता है आवृत्ति। अभी सारे जो है एक एक शब्द आएंगे, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में, घबराइएगा मत, ठीक है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पे दो साइंटिस्ट ऐसे थे जिन्होंने काम किया था। एक का नाम था जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, इसी को बोला था मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। तो अभी इसी को पढ़ना है, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने कहा कि एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और दूसरे साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हर्ट्ज। हर्ट्ज ने इसी चीज को एक्सपेरिमेंटली कंफर्म कर दिया कि हाँ भैया आप सही कह रहे हैं, ठीक है ना। तो ये जो चीजें हैं इन्हीं को, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। इसको नोट कर लीजिए तुरंत, फिर से एक बार देख लीजिए। दो डेवलपमेंट्स थे, एक था डुअल कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर, और उसके बाद था एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट रिगार्डिंग टू एटॉमिक स्पेक्ट्रा। वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यानी थर्मल रेडिएशन पहले पढ़ेंगे। हीट ऑब्जेक्ट, यानी इसमें बताया गया कि जो हीटेड ऑब्जेक्ट होते हैं वो एमिट करते हैं या एब्जॉर्ब करते हैं रेडिएशन, उसे बोला जाता है थर्मल रेडिएशन। और थर्मल रेडिएशन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है जिसमें डिफरेंट वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी की हो सकती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने बताया था। इन्होंने कहा था कि एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक रेडिएशन, यानी इलेक्ट्रिक रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। उसके बाद कह रहे हैं कि हर्ट्ज ने इसको एक्सपेरिमेंटली कंफर्म किया। इतना एनसीईआरटी में एकदम बिल्कुल ऐसे ही दिया हुआ। अब आगे हम लोग समझ समझ के पढ़ेंगे वो क्या चीज है, जरा उसको नोट कर लीजिए। तो अब इसको रफ कर रहे हैं। हेडिंग है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। तो हमारी हेडिंग हो जाएगी मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी।
ठीक, तो हेडिंग डाल दीजिए मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी। ठीक, और जो उन्होंने बताया था उसी के बारे में लिख लेना है और उसका समझ लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी क्या है? मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी, इन्होंने बताया था कि एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इस बात को लिखिए। इन्होंने क्या बताया कि जो एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है, ऐसे लिख दे, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस, ठीक, अल्टरनेटिंग, ये ए रहेगा, अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इसको ऐसे लिख दे रहे हैं, चलिए, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये बात हो गई। उन्होंने ये बताई कि अल्टरनेटिंग एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस क्या करते हैं? अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, और साथ ही साथ क्या, विच आर ट्रांसमिटेड, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती हैं विच आर ट्रांसमिटेड, ये क्या होती है? ट्रांसमिटेड, ट्रांसमिट होती हैं। ठीक ना, ट्रांसमिटिंग या ट्रांसमिटेड। अब ये जो ट्रांसमिटेड फील्ड है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, इसके बारे में लिखा गया है कि ट्रांसमिटेड फील्ड्स, इसी को बोला गया कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या रेडिएशन, या फिर रेडिएशन। एक एक लाइन एनसीईआरटी की पढ़नी है, याद रखिएगा। अगर इससे आप इधर उधर पढ़ रहे हैं तो उसको बंद कर दीजिए, पहले एनसीईआरटी, बाद में कोई बात। इसके पहले क्या माना जाता था? जैसे लाइट क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ही एक पार्ट है, उसको बोलते हैं क्या, लाइट, जो हमें विजुअल होती है, दिखाने में, यानी ऑब्जेक्ट को विजुअल में मदद हेल्प करती है। लेकिन लाइट को इसके पहले न्यूटन्स क्या कहते थे, एक ये अलग बात लिखे हैं कि उन्होंने कहा कि लाइट जो है, लाइट वाज, इसको लिख लीजिए, जो लिखा हुआ वही लिख लीजिए, लाइट वाज सपोज टू बी, ठीक, सपोज्ड टू बी, किसकी बनी होती है? पार्टिकल की, बी मेड ऑफ पार्टिकल। इस पार्टिकल को उन्होंने कहा था क्या? कार्पस्कुलर, कार्पस्कुलर थ्योरी। ये बात किसने बताई थी? न्यूटन ने। ये बात किसने बताई थी? न्यूटन ने। ठीक ना, ये बात न्यूटन ने बताई थी, लेकिन इसका काम हमारे यहां नहीं है। अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन था, इन्होंने कहा था जो अल्टरनेटिंग करंट, मैक्सवेल ने जो बात बताई, उन्होंने कहा कि अगर आप इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का देखें तो आप उसमें पाएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से परपेंडिकुलर होती हैं, और उनका ट्रांसमिशन भी क्या होता है? उन दोनों फील्ड के परपेंडिकुलर होता है। तो आप अगर इसको बनाना चाहेंगे तो आप देखेंगे कि एक इस तरह से लाइन बन जाएगी, एक आपकी इस तरह से लाइन बन जाएगी, और इस पर, यानी अगर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई, तो एक हो जाएगी जेड एक्सिस, इस तरीके से। तो आप देखेंगे अपनी बुक में एक फिगर, तो उसमें एक जगह बताया जाएगा कि इधर जो जा रहा है, यहां से देखिए, यहां से कहीं से स्टार्ट कर लिए आप, यहां से चलिए, यहीं से स्टार्ट करिए, इस तरीके से। ये देखिए क्या जा रही है, अगर ये, यानी इसका मतलब आप समझिए कि अगर एक लाइन ऐसे, तो एक लाइन ऐसे, तो एक ऊपर। बात समझ में आ गई? यानी इधर मैग्नेटिक फील्ड, तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इधर इनका ट्रांसमिशन। इसी चीज को, यानी तीनों एक दूसरे से क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। यानी यह अगर हम मान लेते हैं ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, ठीक, तो इसके एक्स एक्सिस पर, तो वाई एक्सिस पर हम, या जेड एक्सिस पर क्या मान लें? यहां पे इधर कुछ वो मान लीजिए आप, इसको ऐसे बस सिंपली बना लेना, और कुछ है नहीं, बुक में ज्यादा अच्छा बना हुआ इस तरीके से। ठीक है ना, ये यहीं से स्टार्ट करिए और इस तरीके से देखिए इधर की तरफ, और इसका प्रोपगेशन किधर की तरफ? वाई एक्सिस पर, इस तरीके से। तीनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर होती है। बात समझ में आ गई? यानी देखिए, एक इधर जा रहा, एक बाहर की तरफ, और ये प्रोपगेशन ऊपर की तरफ। कुछ समझ में आ रहा? मतलब एक इधर की तरफ बाहर की तरफ, तो एक इधर की तरफ और एक ऊपर की तरफ, इस तरीके से। तो ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। और इसका क्या है इधर? ट्रांसमिशन। इसका इधर की तरफ ट्रांसमिशन। तो ये चीजें किसने बताई थी? मैक्सवेल ने। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या थी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक रेडिएशन का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का? आप उसको जरा नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलिए। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हेडिंग हमारी क्या? प्रॉपर्टीज। इसको रफ कर दें? बिल्कुल सर जी। चलिए, अब हेडिंग हो जाएगी प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन।
इस सबसे सवाल आया हुआ है, लेकिन इनके कैलकुलेशन वाले पोर्शन से आया हुआ है, जहां पे कुछ फार्मूले हैं उन्हीं पे बेस्ड। तो अभी हम लोग उसको भी कर लेते हैं। हेडिंग हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, हेडिंग डाल दीजिए। प्रॉपर्टीज, ठीक, ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, या फिर इसी को रेडिएशन हमने कहा, ठीक है। प्रॉपर्टीज, अब इस प्रॉपर्टीज में क्या लिखा है? पहली बात जब लिखेंगे वो है कि ऑसिलेटिंग, ये देखिए ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी ये ऑसिलेट कर रही है, एक इधर की तरफ और एक उधर की तरफ, यानी एक इधर एक इधर, यानी ये ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, ऑसिलेटिंग फील्ड है। तो लिखिए ऑसिलेटिंग, यहां पर ऐसे लिख लीजिए ऑसिलेटिंग, ठीक, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल। इस बात को लिखिए, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पे फील्ड लिख लीजिए, यहां पे लिख लीजिए मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय, देखिए छूट गया हमसे, ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल, ठीक है। ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल, ऑसिलेशन का मतलब होता है क्या? दोलन, यानी एक अभी बताएंगे, उसका मतलब भी बताएंगे, घबराइएगा मत। और ये जो ऑसिलेटिंग फील्ड होती है, ये क्या होती है? परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक में लिख देना, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे से ठीक परपेंडिकुलर होती है, जैसा कि फिगर बनाया गया था। दूसरी पर अब उसके बाद ये दोनों, अब आगे लिखा हुआ बोथ आर परपेंडिकुलर टू देयर प्रोपेगेशन, टू देयर प्रोपेगेशन, या ऐसे लिखते प्रोपेगेशन ऑफ वेव। ये सब फिजिक्स में ज्यादा मजा आएगा पढ़ने में, जब हम फिजिक्स पढ़ाएंगे उसमें, तो उसमें आपको ज्यादा प्रोपेगेशन ऑफ वेव, ठीक है, वहां पर भी खूब पढ़ने को मिलेगा। दूसरी बात इन्होंने क्या बताई? दूसरी प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये जो होती हैं, डू नॉट रिक्वायर्ड मीडियम फॉर, डू नॉट रिक्वायर्ड मीडियम, एंड कैन मूव, एक में दिख रही है, एंड कैन मूव इन वैक्यूम, यानी देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डू नॉट रिक्वायर्ड मीडियम फॉर प्रोपेगेशन, यहां से छूट गया, इसको लिख दीजिए फॉर, एंड कैन मूव इन वैक्यूम। और उसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी है इसकी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंसिस्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, अब ये सब चीजें आएंगी धीरे धीरे, घबराइएगा बिल्कुल मत, स्पेक्ट्रम, ठीक, विथ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, विथ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज एंड, या फिर और वेवलेंथ, ठीक है ना, वेवलेंथ है ये, आप समझ जाइएगा, वेवलेंथ, ठीक ना। अब अगर इसका ऑर्डर बनाया जाए कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में कौन कौन सी वेव हैं, या कौन कौन से रेडिएशन, उनका नाम क्या है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी पे हम लोग इसको अगर रखें तो देखिए क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक। तो उसमें बनेगा क्या? सबसे पहले यहां पर लिखिए राम, देखिए आर ए एम, फिर उसके बाद आई एल यू, आई एल यू, एक्स और वाई, मतलब रेडियो वेव, इसको बोला था लॉन्ग रेडियो वेव, रेडियो वेव मीन्स लॉन्ग रेडियो वेव, इसको रेडियो वेव, देखिए यहां पे रेडियो, इसको ऑडियो वेव बोला जाता है, ऑडियो, इसको लॉन्ग रेडियो, इसको ऑडियो, इसको ऑडियो को यहां पे लिया हुआ है कि रेडियो, ऑडियो या रेडियो, ठीक। ये हो जाती है माइक्रोवेव, ये होती है माइक्रोवेव, ये होती है इंफ्रारेड, इंफ्रारेड वेव, ठीक ना। ये होती है लाइट, जो कि आप विजुअल स्पेक्ट्रम आपका होता है, विजिबल लाइट या विजुअल इसको बोलते हैं। ये होती है अल्ट्रा वायलेट, अल्ट्रा, ये एक्सरे और ये गामा रे, एक्सरे और ये गामा रे। तो इस तरीके से क्या आप याद करेंगे, राम आई एल यू एक्स वाई,
अब ये वाली किस में यूज करती है, ये देखिए ये वाला यूज करते हैं ब्रॉडकास्टिंग में। इसमें दो चीजें आएंगी, एएम और एफएम, है ना, एएम और एफएम। इसमें भी दो पार्ट होते हैं रेडिएशन, एएम और एफएम, और इसमें यूज कहां करी जाएंगे, कहेंगे ब्रॉडकास्टिंग में। बात समझ में आ रही है, ब्रॉडकास्टिंग में, ठीक। माइक्रोवेव ये किसमें यूज करती है, रडार में। किसमें यूज करी जाती है, रडार में। इंफ्रारेड हीटिंग में, हीटिंग में। लाइट देखने में मदद करती है, विजिबल टू द ऑब्जेक्ट, या हाँ देखने में सहायता करती है, वही लिख दी विजिबिलिटी में, ठीक। अल्ट्रावायलेट एक्सवाई के बारे में कुछ दिया नहीं, तो नहीं पढ़ेंगे। तो बात समझ में आ गई। यानी देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है कि ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड है, और ये जो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड है वो किससे प्रोड्यूस हो रही है, ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल से, ठीक। घबराइए मत, अभी थोड़ी देर बस रुकिए, अभी मजा आने वाला है बहुत जल्दी। यानी ये क्या होती है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये जो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड है वो एक दूसरे से परपेंडिकुलर होती है, और दोनों अपने प्रोपेगेशन से परपेंडिकुलर होती है। मतलब एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, तो एक ठीक इसके परपेंडिकुलर। अगर ये देखिए इस तरीके से इधर, और ये इधर इस तरीके से, तो ये क्या हो जाएगी, ये यहां पर इसका प्रोपेगेशन, ठीक। ये इस तरह नहीं बनेगा, आप समझदार लोग हैं, ये इस तरीके से। बात समझ में आ गई, बिल्कुल सर जी। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डू नॉट रिक्वायर्ड, इनको मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, और ये वैक्यूम में भी चल सकती हैं अपने प्रोपेगेशन में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंसिस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होती है विद डिफरेंट फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, ठीक। जैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी में तो कहेंगे रेडियो वेव यानी लॉन्ग रेडियो वेव, ऑडियो वेव यानी रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, लाइट और अल्ट्रावायलेट एक्सवाई, ठीक। ऑडियो वेव में जो एफएम और एएम आता है उसको बोलते हैं ऑडियो यानी रेडियो। यहां देखिए एनसीईआरटी का थोड़ा सा भाषा बदला हुआ, उन्होंने इसको लिखा है लॉन्ग रेडियो वेव और उसको लिखा है यहां पे रेडियो वेव। तो यहां पे जबकि ये क्या था, रेडियो वेव, इसको ऑडियो वेव बोल देते हैं सिंपली। कुछ किताबें लिखती हैं तो आप इसको याद रखिए, लॉन्ग रेडियो वेव और ये रेडियो वेव। ये ब्रॉडकास्टिंग में होती है, रडार में, और ये हीटिंग में, और ये विजिबिलिटी में, ठीक। अभी सारी चीजें डिटेल में आएंगी। अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं आपको पढ़ना है, ठीक। कुछ नाम है, कुछ टर्म्स हैं, उनको आपको सीखना है, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए, पहला टर्म है फ्रीक्वेंसी, ये क्या चीज होती है। अब फिर दूसरा टर्म आएगा वेवलेंथ, फिर तीसरा आएगा वेव नंबर। अब यहां से हम लोग अभी देखिए समझने वाला चीज इसमें अभी आया नहीं है, जहां समझने वाली बात आएगी अभी हम लोग को खुद ही ऑटोमेटिक ये सब दिया हुआ है, किताब में पढ़ना है तो पढ़ना है। एनसीईआरटी की लाइन आप छोड़ रहे हैं मतलब आप गलती कर रहे हैं बहुत बड़ी, ठीक। तो पहले हेडिंग है फ्रीक्वेंसी, जिसकी एसआई यूनिट होती है हर्ट्ज या मीटर इनवर्स, ठीक ना। पहली चीज क्या है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी, ठीक। और फ्रीक्वेंसी की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है हर्ट्ज। हर्ट्ज एक साइंटिस्ट के नाम पे उन्होंने, ये HZ से इसको डिनोट किया जाएगा, हर्ट्ज। या फिर इसी को बोलते हैं क्या, टाइम इनवर्स, सेकेंड इनवर्स, ठीक ना। ये तो हर्ट्ज लिखिए, सेकेंड इनवर्स जो बहुत कम, ये सब पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। फिलहाल अब लिख दिया तो लिख दिया। फ्रीक्वेंसी क्या होती है देखिए, तो लिखिए नंबर ऑफ वेव दैट पास, तो डिफिनेशन पहले इसको लिख लीजिए फिर समझाती है क्या। नंबर ऑफ वेव्स दैट पास्ड टू अ गिवन पॉइंट, ठीक ना, टू अ गिवन पॉइंट इन 1 सेकेंड। यानी 1 सेकंड में कितने नंबर्स ऑफ वेव गुजर रही है किसी बिंदु से, किसी पॉइंट से, इसकी जो संख्या होगी उसी को बोला जाएगा क्या, फ्रीक्वेंसी। इसको हटा लीजिएगा, हर्ट्ज बोलते हैं, ठीक है। 1 सेकेंड, आप क्योंकि बुक में नहीं सेकेंड इनवर्स होती है, घबराइएगा मत। यानी इसी को बोल सकते हैं क्या, दूसरी भाषा में नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड। अभी बता रहे हैं सब क्या है, घबरा रहे हैं आप लोग लग रहा है। ऑसिलेशन पर सेकेंड मतलब जैसे आपने पढ़ा होगा एक पेंडुलम, एक रस्सी से बांध दिया जाता है यहां से, ये इधर इधर ऑसिलेट कर रहा है, यानी 1 सेकंड में इसके जो ऑसिलेशन की जो नंबर है उसी को क्या बोला जाएगा, इसका फ्रीक्वेंसी। इसकी क्या बोली जाएगी, फ्रीक्वेंसी। मतलब 1 सेकंड में एक बार इधर गया, फिर इधर आया, फिर इधर आया, फिर यहां से इधर गया, फिर इधर आया, फिर इधर आया, फिर यहां से इधर गया। यानी ये क्या है, यानी ये जो नंबर्स है इनके, यानी कितने ऑसिलेशन ये कर लिया 1 सेकंड में, उसी को बोला जाएगा फ्रीक्वेंसी।
अब यहां पर जो लेकिन भाषा क्या लिखी हुई है कि नंबर ऑफ वेव, यानी हर ऑसिलेशन से एक वेव निकलेगी, यानी एक सेकंड इससे एक वेव, दूसरी वेव, तीसरी वेव, चौथी वेव, पांचवी वेव, यानी एक सेकंड में निकली गई वेव, यानी नंबर्स ऑफ वेव। अब ये किसी पॉइंट से, अब इसी को अगर इस तरह उसके ग्राफ के फॉर्म में अगर समझा जाए, ग्राफ क्या ऐसे ही समझ लीजिए इस तरीके से, जैसे यहां से कोई एक पॉइंट है, तीसरे देखिए एक वेव इधर, एक वेव इधर, क्योंकि ये ओरिजिनेट हो रही है ऑसिलेशन से, बार बार इधर से, यानी ये निकलती जा रही है, तो इस पॉइंट से कितनी वेव गुजर गई, तो इसी चीज को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। समझ में आ गई बात? तो आप अगली हेडिंग है वेवलेंथ क्या होती है, ये सब नहीं पूछा जाएगा, आप बस याद करने के लिए, समझाने के लिए हमने बता दिया। इसको फिजिक्स में हम लोग पढ़ेंगे ऑसिलेशन, तो उसमें और अच्छे से पढ़ लेंगे। अब हेडिंग है वेवलेंथ, अगली हेडिंग है वेवलेंथ, जिसको लैम्डा से डिनोट करते हैं, किससे? इसके फ्रीक्वेंसी को न्यू से डिनोट किया जाता है। ये देखिए इस तरीके से बना रहेगा कहीं, ये इस तरीके से, ये न्यू है, ठीक। और आज ये बात है वेवलेंथ, वेवलेंथ इसको डिनोट करते हैं लैम्डा से, और इसकी जो एसआई यूनिट होती है मीटर। क्या होती है भैया? मीटर, ठीक। चलिए अब ये वेवलेंथ होती क्या है, जैसे मान लीजिए कोई एक वेव है, ठीक, कोई एक वेव है, और वेव पिक्चर हम बनाते हैं, दरअसल ये इस तरीके से कहते हैं, ये इस तरीके से, तो ये क्या होता है, इसमें ट्रफ और ये क्रस्ट होता है इसका, तो इसको लिख लीजिए ट्रफ, और यहां होता है क्रस्ट। ये यानी दो ट्रफ्स के बीच, यानी देखिए ये इसके बीच ये जो दूरी हो जाएगी, इसको बोलते हैं वेवलेंथ, या दो क्रस्ट के बीच की दूरी, यानी ये इसके बीच की दूरी को क्या बोलेंगे? वेवलेंथ। बात समझ में आ गई? हिंदी में इसको बोलते हैं श्रिंग, और इसको बोलते हैं गर्थ, ठीक है ना? ये नहीं पूछा जाएगा। अब इसी तरह से एक नोट लिखिए, नोट लिखे हैं वहां पे, ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, या इसी को लिख लीजिए इन वैक्यूम ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये जो पॉइंट है क्रिस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक, ट्रेवल विथ स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट होती कितनी है भैया? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो इसका मतलब एक रिलेशन बनेगा वेवलेंथ में, फ्रीक्वेंसी में, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पीड ऑफ लाइट में, यानी इनकी स्पीड में, तो यानी रिलेशन अगर हम बनाएं तो कहेंगे क्या, यहां पर रिलेशन, एक सिंपल सा रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, और उसको सी से डिनोट करते हैं, सी या फिर वी आप लिख सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। तो सी हम यहाँ पे, क्योंकि लाइट अगर है तो सी एंड सी में एक रिलेशन है, और इस रिलेशन को बताया गया क्या कि सी इज इक्वल टू न्यू और लैम्डा, ये हो गया रिलेशन इसका, यानी कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो स्पीड ऑफ लाइट निकल आएगी, ठीक है ना? बात समझ में आई? ये मीटर पर सेकेंड इसकी यूनिट हो जाएगी, ठीक। चलिए अब एक टॉपिक आएगा वेव नंबर, अगर डाल लीजिए वेव नंबर, ये क्या होता है? वेव नंबर नाम से ही क्लियर है। इसको कैसे डिनोट करते हैं? देखिए न्यू के ऊपर एक बार लगा देते हैं, न्यू बार, ठीक, ये अगर न्यू बार, और यूनिट क्या होती है इसकी? मीटर इनवर्स, एसआई यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? मीटर इनवर्स, एसआई यूनिट होती है मीटर इनवर्स। भैया इस रिलेशन को हम उधर लिख दे रहे हैं ताकि आप लोग कंफ्यूजन हो जाए कि इसमें इसी तरह से लिख दिया गया मीटर इनवर्स। चलिए इसमें रिलेशन क्या बना कि C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, C इज इक्वल टू न्यू और लैम्डा, ये रिलेशन है। यहाँ देखिए यहाँ वे भी हो सकता है, जब अगर किसी मीडियम में लाइट अगर जल रही है तो वहां हो सकता है कि अपने मन से उन्होंने बता दिया कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की जगह कि स्पीड ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ रेडिएशन है, लाइट नहीं बोलेंगे वो रेडिएशन बोल देंगे, 2 × 10⁶ मीटर पर सेकंड है। तो बताइए और फ्रीक्वेंसी उसकी इतनी है, तो बताइए किसी बोल देंगे ऐसा है ना सवाल में कि किसी बल्ब से किसी मीडियम में प्रोड्यूस हो रही है लाइट, ऐसी हो जा रही है। तो ये चीजें, तो भैया नंबर ऑफ वेव, वेव नंबर क्या होता है? वेव नंबर। इसके बाद नंबर ऑफ वेवलेंथ पर यूनिट लेंथ, अब ये क्या चीज है? ये होता है नंबर ऑफ वेवलेंथ, ठीक, पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ। मतलब जैसे मान लीजिए हमने कहा कि ये यूनिट लंबाई है, इसमें कितनी वेव है, तो आप कह सकते हैं कि इसमें 20 है, 50 है, 100 है, इस तरीके से। देखिए एक वेव ये, एक वेव ये, एक वेव ये, इस तरीके से समझ रहे हैं।
यानी यहां से यहां तक की एक वेव, फिर ये इस तरीके से, यानी नंबर ऑफ वेव जो है वो एक पर यूनिट लेंथ में वो कितनी है, तो उसे कहा जाएगा वो क्या है, वेव नंबर। अब वेव नंबर को फ्रीक्वेंसी के ऊपर एक बार का साइन लगा देते हैं, यानी ये पाई खींच देते हैं, बार हो जाता है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इनवर्स बोला गया उसको, यानी 1/λ ये हो जाती है, यूनिट वहां लिखा हुआ, ठीक। एसआई यूनिट अगर ये हो जाती है, और से वास्तव में जो यूज करने वाली यूनिट होती है वो होती है सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक। ये दोनों यूनिट इसको नोट कर लीजिए। अब सवाल पे चलते हैं जरा, जो एग्जाम में पूछे गए, बात समझ में आ गई। फ्रीक्वेंसी एसआई यूनिट हर्ट्ज होती है, नंबर ऑफ वेव दैट पास्ड टू अ गिवन पॉइंट इन 1 सेकंड, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड, इसी को बोला जाता है। वेवलेंथ लैम्डा से एसआई यूनिट मीटर है। ये ट्रफ और या क्रस्ट, दो ट्रफ्स के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे, वेवलेंथ। ये डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट, ये कैसे निकलता है फिजिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, आप परेशान मत होइए, ये कोई बहुत बड़ी चीज थोड़ी है सब। नोट क्या, इन वैक्यूम ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल विद स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो रिलेशन क्या बनेगा, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और स्पीड ऑफ लाइट में c = न्यू लैम्डा, ठीक। ये रिलेशन होता है, इसको याद रख लीजिए, इसका डेरिवेशन वगैरह नहीं, ये सिर्फ इसी तरह से बता दिया गया। वेव नंबर अपने सिलेबस में भी नहीं है, वेव नंबर एसआई यूनिट मीटर इनवर्स होती है, नंबर ऑफ वेवलेंथ पर यूनिट लेंथ। आगे बता रहे न्यू बार = 1/λ, यूज करते सेंटीमीटर इनवर्स वाली यूनिट, ठीक। चलिए अब इसको रब करें जरा, एक क्वेश्चन 3-4 सवाल है उसको लगा लेते हैं पहले। यानी यही था वेव नेचर के बारे में, सिर्फ एनसीईआरटी में जितना दिया हुआ वो यही है। अब अगली हेडिंग लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्या, पहले सवाल लगा लें फिर नेक्स्ट लेक्चर की बात करेंगे। सर जी अब तो हमें कूद के पहले ही भाग रहे हैं। क्वेश्चन है, देखिए आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। क्वेश्चन की भाषा हम नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ ये लिखेंगे। देखिए कह रहे हैं एक एग्जांपल है, वायलेट लाइट है हमारे पास। कह रहे हैं वायलेट लाइट प्रोड्यूस, ठीक, वायलेट लाइट है जिसकी वेवलेंथ दे रखी है कितनी, वेवलेंथ है यानी लैम्डा इक्वल टू कितना, 400 नैनोमीटर। और रेड लाइट है जिसकी वेवलेंथ है कितनी, 750 नैनोमीटर। ये रेड के लिए, ये बी के लिए, ये सब ना लगाइए, बस आप इससे काम चल जाएगा, 750 नैनोमीटर। तो इन दोनों की फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी बताइए क्वेश्चन मार्क, और इसकी फ्रीक्वेंसी बताइए क्वेश्चन मार्क, यही सवाल है। तो फॉर्मूला कौन सा यूज होगा आपको तो पता ही हो गया, पहले वाले के लिए आपको पता है फॉर्मूला यूज होगा c = न्यू लैम्डा, बिल्कुल आसानी से। हमें क्या पूछा गया, फ्रीक्वेंसी, तो आप फॉर्मूले को डिराइव करना आता आइए कि मतलब अब कैसे बदल लेंगे, एकदम बहुत सिंपल है, डायरेक्ट करते हैं। न्यू फ्रीक्वेंसी हमें चाहिए, तो यहां देखिए c की वैल्यू रखते हैं, बिल्कुल रख दीजिए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, हमने रख दिया, ठीक, मीटर पर सेकेंड। आगे क्या बता रहे हैं, बात समझ आ रही, मीटर इनवर्स जो होती है, सेकेंड इनवर्स हर्ट्ज को बोलते हैं। आगे बता रहे हैं कि वेवलेंथ उसकी दे रखी है 400 नैनोमीटर। अब कुछ लोग तो कहेंगे कि सर जी कैलकुलेशन तो इसको कैसे जल्दी से कर दे, बहुत सिंपल होता है सब। देखिए ये 400 नैनोमीटर है, इस नैनोमीटर को हम चेंज कर लें, सर जी चेंज कर लीजिए, कैसे, × 10⁻⁹ मीटर लिख लीजिए, लिख लिया, बिल्कुल लिख लिया। अब देखिए इसको इन दो जीरो को हटाइए, दो जीरो को हटाइए तो 3/4 बन जाएगा, और 3/4 की जो वैल्यू है हमको पता है 0.75 होती है, कोई दिक्कत नहीं। तो यानी कि इसका मतलब ये देखिए क्या है, ये यहां से यहां इसको कट कर लीजिए, इसको यहां लिख लीजिए 10⁻⁷। अब ये ऊपर चला जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ये सब हम करा चुके हैं, फिजिक्स वाले बेसिक मैथ में पढ़िएगा, हम सब करा चुके हैं। ये ऊपर चला जाएगा, 8 × 7 = 15 हो जाएगा, और ये 3/4 का मतलब होता है 0.75। ये सब एक जगह लिखा हुआ वैल्यू 3/4 आ जाएगा, आ जाए तो यानी 0.75 × 10 कितना 15। अब इसका मतलब हो जाएगा 7.5 × 10⁻14। कोई दिक्कत नहीं, यही आंसर है आपका सेकंड इनवर्स। ये देखिए मीटर से मीटर गया, सेकंड इनवर्स बचा था यहाँ पे, यानी सेकंड इनवर्स, ऐसी सेकंड इनवर्स को क्या बोलते हैं, हर्ट्ज, ठीक है। ये सवाल था, कोई दिक्कत, कैलकुलेशन बहुत सिंपल होता है। आप लोग पता नहीं क्या ऐसे कुछ लोग 4 से 3 में भाग देना शुरू करेंगे, उसकी जरूरतें कहां पड़ेगी, है ना। बेसिक मैथ पढ़ लीजिए एक बार, कोई नुकसान नहीं करेगा, वो फायदा करता है, ठीक है ना। अब अगला सवाल इसी तरीके से कह रहा हूं, उसके लिए निकाल के बताइए। दूसरा ये हो गया पहले के लिए, रेड लाइट के लिए निकाल के बताइए। चलिए रेड लाइट वाले के लिए निकालें, न्यू = तुरंत वैल्यू रखिए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड हो गई। आगे बता रहे कितना, 750, 0.75 हो जाएगा, 3/4 कर लेंगे, 3 से 3 कटा, 4 आंसर आ जाए, बिल्कुल सर जी। ज्यादा तेज बोल दे रहे हैं क्या यार, -9।
ये भी मीटर आ गया, ठीक है। चलिए अब इसको 0.75 बना लेंगे तो आप यहाँ 3/4 लिख सकते हैं। कैसे बनाया जाता है आपको याद होगा, बिल्कुल। जब डेसिमल को इधर ले आना होता है तो यहाँ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं 10 का ऊपर, और डेसिमल को उधर ले आना आता है तो 10 का नीचे। तो यहाँ हम कर दें इसको, बिल्कुल सर जी, दूसरे लाइन में आराम से करके बता दीजिए। 8 हमने बना लिया, मीटर पर सेकंड ये यूनिट यहीं लगे रहने दीजिए, लगे रहने दीजिए। इसको हमने बना लिया 0.75 बना लिया। तो यानी यहाँ अगर डेसिमल था तो 1 2 3 यानी 3 डिजिट हम इधर लेके आ गए। तो इसको लिख सकते हैं हम क्या, देखिए यहाँ पर। अब इसमें से 3 माइनस कर लीजिए क्योंकि वो पॉजिटिव का 3 रहता है ना, तो यहाँ हो जाएगा -6। कोई दिक्कत? कितने लोग ये बात समझ गए? देखिए यहां पर हम मान ले रहे हैं एक डेसिमल है जिसका कोई मीनिंग नहीं है, उसको हमें इधर शिफ्ट करना है। तो हमने बताया था कि जब आप इधर शिफ्ट करेंगे तो इसमें फटाफट मल्टीप्लाई करते जाना। जब आपको इधर शिफ्ट करने जाना तो 10 10 10 मल्टीप्लाई करते जाना। जब हमने 3 मल्टीप्लाई कर लिया इधर, इसको देखिए 1 2 3 डिजिट हम ले आए, तो यानी 10 into 3 यानी 10 to the power 3 का मल्टीप्लाई कर लिया। वो 3 और ये 9 आपस में मिल गए तो क्या हो गया, 6 हो गया। अब देखिए 0.75 बन गया, यानी 3 into 10 to the power 8 ये हो गया, और यहाँ पे 3/4 हो गया। देखिए 3/4 into 10 to the power -6 आपको याद होगा। अब हमने इसका मतलब ये देखिए 3 से 3 गया, इस तरीके का कैलकुलेशन हमने फिजिक्स में पढ़ाया था आपको। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 into 10 to the power, ये देखिए 8 से 14 हर्ट्ज। कोई दिक्कत नहीं, ये आंसर आ जाता है। कैलकुलेशन का तरीका आप लोग सीखिए, बाकी तो ठीक है। नोट कर लीजिए इसको। अगला सवाल चलिए, येलो रेडिएशन है जिसकी वेवलेंथ है 5800। अब वेव नंबर और फ्रीक्वेंसी दोनों निकालनी है। मिटा दे भैया, बिल्कुल सर जी, कहां इंतजार कर रहे हैं। चलिए कैलकुलेशन बड़े आराम से करना होता है, थोड़ा सा सोच के करेंगे ना तो बहुत इजी हो जाता है, ठीक है ना। दवा लेनी पड़ेगी। कह रहा है क्या, येलो लाइट है जिसकी जो रेडिएशन है, येलो लाइट, येलो वेवलेंथ या येलो लाइट, ठीक भैया, येलो लाइट जिसकी वेवलेंथ दे रखी कितनी 5800 एंगस्ट्रॉम में दे रखी है। दो चीजें इसमें पूछी गई। नंबर 1 आपको वेव नंबर निकालना है, और नंबर दूसरा फ्रीक्वेंसी निकालना है, क्वेश्चन मार्क। तो पहले वेव नंबर की हम बात कर ले। वेव नंबर आपको पता है न्यू बार होता है, इक्वल टू 1/λ कर देना है। अब कुछ लोग तो इसका कैलकुलेशन सोचेंगे कि ये कैसे आएगा। कैलकुलेशन से आप लोग पता ही कहीं नीट वाले घबराते बहुत, इंटू 10 to the power -10 ये हो गया। अब देखिए ये हमने बता रखा 1/6 के आसपास आ जाएगा, ठीक है ना। 6 के जब डिवाइड करेंगे तो कुछ, चलिए अब देखिए यहां कर लिया, बिल्कुल सर जी आराम से कर लिया, बहुत आराम से कैलकुलेशन करना होता है। अब इसको आगे क्या ये नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते। अब ये देखिए 2, ये देखिए 2 0 इसमें था, यहां था, क्या हो जाएगा 10 to the power 8 ऊपर हो जाएगा 10 to the power 8। इस तरीके से बना लेंगे, बिल्कुल बना लिया, बना लिया। अब इसको और देखिए, यहाँ 100 कर लीजिए, यहाँ 58 कर लीजिए, बहुत आराम से करेंगे तो आ जाएगा। देखिए 10 to the power 6 हो गया। अब आपको पता है कि ये 2 बार तो जाएगा नहीं, यानी 1 पॉइंट कुछ आंसर आएगा, सिर्फ इतना सा करना था। अब आगे और ले जाएंगे तो 1.7 आ जाएगा इंटू 10 to the power 6, यही आंसर आ जाएगा आपको। नोट कर लीजिए इसको मीटर में, ठीक ना, मीटर में। अगला क्या है, वेव नंबर। दूसरा है फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो फ्रीक्वेंसी के लिए आपको पता है ये क्या करना है, 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड अपान जो ये वेवलेंथ रखी थी 5800 इंटू 10 to the power, ये 10 to the power ये देखिए 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू मीटर हो जाता भैया, 1 एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना, इक्वल टू 10 to the power -10 मीटर। यहाँ हमने रख दिया 10 to the power -10 मीटर। ये मीटर पर सेकेंड यहाँ लगा रहेगा और यहाँ लगा रहेगा मीटर, मीटर से मीटर कटेगा और आ जाएगी यूनिट सेकंड इनवर्स में, और सेकंड इनवर्स को हर्ट्ज बोल देंगे। इतना सा सिर्फ करना था। चलिए तो इसको लिख दीजिए 3 into 10 to the power 8, ठीक, इसको लिख दीजिए 58 into 10 to the power 8, ठीक, -8। ये -8 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, यानी देखिए 3/5। अब इसको लगभग 6 बना सकते हैं, देखिए लगभग 6 बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे 60, 58 और 60 में ज्यादा अंतर नहीं है, तो हम इसको 60 ऐसे ही मान लिया, ठीक, इसको अपने मन से अप्रोक्सीमेशन के लिए, ठीक, इंटू 10 to the power ये क्या हो जाएगा, ये देखिए 8 8 16 हो गया। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं, एकदम आराम से कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अगर ये 16 हो गया तो इसको 15 कर सकते हैं, ये 30 कर सकते हैं, बिल्कुल। तो यहाँ हम इसको 15 कर लें, इसको 30 कर लें,
यानी एक जो 10 है इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों? क्योंकि ये हो जाएगा 1/2। अब 1/2 इक्वल टू 0.5 इंटू 10⁻15। आइए हो जाएगा 0.5 इंटू 10 अब देखिए 0.5 को 5 बदलना है तो क्या हो जाएगा ये 15। अब इसको और चेंज करना है थोड़ा सा, किसमें चेंज कर लेंगे? 5 इसके आगे कर दे रहे हैं इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 इंटू 10 कितना 14। कोई दिक्कत? इसको नोट कर लीजिए। लगभग यानी 4.99 आएगा आंसर, क्योंकि हमने इसको बढ़ाया है तो इसको अब कम आंसर आना चाहिए, ये बढ़ेगा तो ये वैल्यू और कम आ जाएगी, तो यानी इससे थोड़ा सा बढ़ के आएगा। जैसे 5.1 लिख दीजिए, थोड़ा सा बढ़ के आएगा, बढ़ के 5.12 इस तरह से लिख लीजिए, ठीक, हर्ट्ज में आएगा आंसर। समझ में आ गया? सवाल कैसे लगाते हैं। अब एक एग्जाम में आया है सवाल 2021 में नीट में पूछा गया, इसको नोट कर लीजिए। अगला सवाल है, बस आज के लिए इतना ही। अगला सवाल जल्दी से करिए, नोट हो गया भैया? चलिए 2021 में एक सवाल आया, सवाल आप लोग जो बुक लगाए हमने बताया चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज ले आइए, उससे करिए, बड़ा मजा आ जाएगा। कह रहा है कि ऑल इंडिया रेडियो से कोई नई दिल्ली से मन की बात कर रहा है, ठीक है? ऑल इंडिया रेडियो न्यू दिल्ली से क्या कर रहा है? मन की बात, जिसकी ब्रॉडकास्टिंग फ्रीक्वेंसी है 13 और आगे 68 हर्ट्ज। ये तो बताइए वेवलेंथ कितनी होगी? क्वेश्चन में यही पूछा गया, ठीक है भैया। नई दिल्ली, ऑल इंडिया रेडियो नई दिल्ली से कोई बात कर रहा है, मतलब ब्रॉडकास्टिंग हो रही है और जिस पर मन की बात आ रहा था, तो उस मन की बात की तो छोड़िए, उस आदमी को मतलब वो बात छोड़िए, यहाँ एनसीईआरटी की बात समझिए, इसके मन की बात समझिए, ठीक है ना, और अपने मन की बात खाली समझा करिए, बाकी सब तो फालतू। खैर कोई बात नहीं, इतना हार्ड है, वेवलेंथ बताइए। तो वेवलेंथ हम कैसे निकालेंगे? तो आपको पता है C इज इक्वल टू कहते हैं न्यू लैम्डा। हमें ये दे रखा, ये भी दे रखा और वेवलेंथ चाहिए, इस फॉर्मूले का यूज करना था, सर्च करना था। आ जाइए, अब C की वैल्यू कितनी है भैया? देखिए लैम्डा चाहिए, C की वैल्यू, अरे भाई साहब यही तो देखिए ना, लैम्डा चाहिए, न्यू को बस नीचे ले आना और कुछ थोड़ी करना था। यहाँ 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड रख दिया, बिल्कुल रख दिया। अब आ जाइए यहाँ पे 1368 ये हो गया, ठीक, और भी हर्ट्ज में, ठीक है। अब जरा इसको देखिए, बड़े ध्यान से करेंगे तभी आएगा। ये देखिए 1368 है, ये 3 है, और ऑप्शन जो दे रखे हैं वो देखिए, ऑप्शन जरा देख लीजिए इनका, वो बड़ा खतरनाक है। ये वाला ऑप्शन सही है, 2 कितना 2.219, आंसर 219.3 मीटर, ये वाला ऑप्शन आपको लगाना है। यानी आपको अब देखिए कितना जबरदस्त इन्होंने कैलकुलेशन दे रखा है केवल भाग का, कि आप बार बार भाग करिए। तो कैसे करेंगे? तो वो एकदम बिल्कुल बेसिक तरीके से ही कर पाएंगे, क्योंकि अप्रॉक्सीमेशन करेंगे तब भी ये नहीं आएगा, क्योंकि वो तो 220 हो जाएगा या 200 इस तरीके से बढ़कर आएगा या घट कर आएगा। तो यहां पर वो चीज मत करिएगा, यहां पर जब एग्जैक्ट आंसर, एक ऑप्शन दिया हुआ इस तरीके से 219.2 मीटर, समझ रहे हैं आप? तो देखिए दो ऑप्शन एकदम बिल्कुल इसके करीब हैं, तो कैसे हम मैच कराएंगे? तो एकदम सिंपल तरीका, ये परेशान करने के लिए केवल सवाल आते हैं। इसमें लिख दीजिए 3000, इसको कर दीजिए 10⁵, ठीक, कर दिया। इसको लिख दीजिए ये 68। अब इसको 2 से डिवाइड करिए, देखिए हो जाएगा 1500। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 छक्का 12, ठीक, और 2 8 16, और ये 4 बार जाएगा। फिर इसको 2 से करेंगे तो कितना आएगा? 750, और इसको 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 4 2। फिर इसको 2 से काट दीजिए, बहुत आसानी से देखिए करिएगा। अब इसको 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए यहाँ पे 2 3 6, अब यहाँ पे 2 7 14, और फिर 2 5 10, 375 यहाँ आ जाएगा। 2 1 कम 2, बस समझ में आ रही है? बहुत आराम से यही तरीका, 2 1 कम 2, और उसका देखिए 2 7 14, 2 छक्का 12, 176। ये क्या बन जाएगा? 176। कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ रही है? देखिए हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ सिंपल डिवाइड जो करने का तरीका लगाया। पहले इसको 2 से, इसको 2 से, इसको 2 से, इसको 2 से, सबको 2 2 से निपटाते चलेंगे। फिर लंबा कैलकुलेशन है, उसको करेंगे तो आंसर आएगा। इसमें आ जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या है? 2 1 कम 2, 2 7 14, 2 छक्का 12। अब क्या करना है आपको? यहाँ लिखना है 16, क्योंकि अब इससे छोटा तो होगा नहीं, तो यहाँ लिखना है 176, और यहाँ लिखना है 375, इस तरीके से। अब 2 बार ले जाएंगे तो बड़े आसानी से आ जाएगा। 2 बार ले जाएंगे तो कितना आएगा? 342, क्योंकि वापस से 2 से काटा गया था, तो हो जाएगा 342। अब इसको देखिए 5 में से 2 गया, 3 बचेगा, इसमें 3 बचेगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। जब 3 3 हो जाएगा तो यहाँ एक डेसिमल लगा लेंगे और यहाँ 0 बढ़ा देंगे,
अब फिर देखिए 342 ज्यादा ही है, इसलिए एक बार जाएगा, क्योंकि 2 बार जाने पे 342 ही आया। आप लोग घबरा जाते हैं केवल, कहा वो खुद ही बता रहा है कि हम खुद ही कम ज्यादा है। तो देखिए क्या एक बार ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा 176। अब इसको माइनस कर लीजिए, 10 में से 6 गया 4 आ जाएगा, और यहाँ बचा 12, 12 में 7 गया 5 आ जाएगा, यानी 5 आ गया, ठीक है ना यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या बचेगा, 2 में से 1 गया 1, और 3 में से गया, अरे क्या कर रहे हैं सर जी, एक बचेगा, ठीक है ना 1। अब यहाँ पे कितना 0 हमने बढ़ा दिया, अब देखिए 1500 हो गया। अब ये 17 का टेबल अगर आपको याद, हमने कहा था 17 का, तो 17 का टेबल है ये 154, लगभग 9 बार का रिलेशन है। कितनी बार का, 9 बार का। देखिए 9 बार ले जाइए, ये ऑप्शन से मैच कराते रहिए, 9 बार ले जाइए। तो यहाँ पे देखिए ये जो लिखा हुआ वो क्या है, 9 बार ले जाने पे आया है जो 1539, ठीक 1539, इसको लिख लीजिए ये। अब इसको माइनस कर लीजिए आराम से, यहाँ बचेगा 1, और यहाँ क्या बचेगा भाई, 10 में से 9 गया 1 बचेगा, यहाँ बचेगा 3 में से 3 गया 0 बचेगा, यहाँ 0 यहाँ 0, ये हो जा रहा है। ये ऐसे आ रहा है ये कौन करके दिया है वो, ये हाँ यहाँ 51 आ रहा है ये आंसर, फिर से कर ही ले हम। लो भाई इसको मिटाओ जरा यहां से, तो चलिए ऐसे मत करके रख दिया करो यार। 5 में से 2 गया 3, 7 में से 4 गया 3, ये 0 हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एक बार गया तो 176 हो गया, यहाँ पे 10 में से 6 गया 4 बच गया, और यहाँ देखिए बचा 12, 12 में से 7 गया 5, ठीक 1 0 हमने अपने मन से बढ़ा दिया, ये हो गया था। और यहाँ बचा है कितना अभी 3 में से 2 में से 1 गया 1, ये हो गया 1540। 9 बार ले जाएंगे, 6 9 54 को 4 हो जाता है, हासिल हो जाता है 5 का, ठीक कोई दिक्कत, कोई आराम से करिए, क्या जल्दीबाजी काहे के लिए। 6 9 54 हासिल 4, 5 का बचा, ठीक, और 5 हो गया कैरी। और फिर यहाँ 9 7 63 और 5 कितना हो जाएगा 8 यहाँ पे, और कैरी कितना यहाँ 6, फिर 9 कम 9 और 9 6 15, ये हो जाता है। ये ज्यादा हो जा रहा है, तो कैसे कर रहे हैं वो, कैसे कर रहे हैं, ये ज्यादा हो जा रहा है, कैलकुलेटर का इस्तेमाल करिए तुरंत, ये ज्यादा हो जा रहा है। देखिए 9 6 54 को 4 हासिल हो गया 5 का, बहुत आसानी से कर रहे हैं। 9 7 63 और 63 और 5 68, 68 को 8 हासिल 6 का। ऑप्शन यही दिए हैं फिलहाल, तो हम उसी पे रख रहे हैं। 9 कम 9 और 9 6 भैया 9 6 15, ठीक है ना। करिएगा जरा इसको ध्यान से, आंसर तो यही है, सब कुछ तो यही है, ठीक। ये यहां गड़बड़ी है, ये 71 रहेगा भाई साहब, इसको सही कर लीजिएगा। ओ भाई साहब ये गड़बड़ है, एक ये 9 हो जाएगा, वही तो ये अब सही आएगा। देखिए ये एक बार जा रहा है कंफ्यूजन बड़े जोश में है, जल्दी में ये एक बार जा रहा है, इसको सही कर लीजिएगा। होता यही होता है, यही नीट के बच्चों के साथ होता है, ठीक है ना, यही इसी को सुधारना है। घबराइएगा मत, बिल्कुल घबराना। देखिए हम कहाँ घबराए, हम चेक कर लिए 9 कम 9, अब देखिए बिल्कुल सही आएगा। अब इसको जरा सा ये देखिए 10 में से 1 गया 9 बचेगा, बाकी सब सही है, ठीक है ना। बाकी 1590 एकदम बिल्कुल बढ़िया फर्स्ट क्लास। अब वो था 1539 वाला सही था, ठीक। अब इसको एक बार फिर माइनस कर लीजिए, कितना बचेगा 510, यहां देखिए हो जाएगा कितना 510, ठीक है। अब कितनी बार जाएगा, जाहिर सी बात है 2 बार से अधिक जाएगा। देखिए ना यहाँ पे भाई, अगर ये 2 बार आएगा तो 342, 3 बार एक बार करके देख लीजिए जरा, 3 बार पूरे 3 लिख के यहाँ पे देखिए करिए, 3 1 कम 3 7 3 21 और एक कुछ नहीं, 21 को 1 हासिल 2, 3 1 कम 3 और 2 6, ये ज्यादा हो जा रहा है 3 बार में। इसका मतलब कितनी बार जाएगा 2, यानी एक और बार अभी जाएगा। फिर 2 बार अगर गया तो फिर पक्का है कि क्या हो जाएगा और बढ़कर जाएगा, तभी ये इसको सिग्निफिकेंट फिगर 3 में लाएंगे, ठीक है ना। ये वाला ऑप्शन अभी मत लगा दीजिएगा, क्योंकि एक बार और देख लीजिएगा, क्योंकि ऑप्शन ये सही किया गया था। बात समझ रहे हैं आप, यानी एक बार और अभी करिएगा, तो 2 बार ले जाएंगे तो कितना लगेंगे यहाँ पे 342। फिर आगे इसको माइनस करेंगे, इसमें से 510 में से, तो यहाँ बचेगा 8, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से 4 गया यहाँ 6, कोई दिक्कत नहीं। अब वही 3 बार जाएगा, और यहाँ बचेगा 5 4, 4 में से 3 गया 1, यानी फिर ना देखिए 8 बार जाएगा, यहाँ 1600 हो गया। 9 बार फिर जाएगा, तो यानी जब ये 2 से ज्यादा हो जाता है ये वाला 9 बार, तो ये देखिए इसको क्या कर देते हैं, इसको हटा के इसको क्या कर लेते हैं 3, इसलिए आंसर सही है। तो जो कुछ आया
ये देखिए इसमें वो आया था 2.19 और 9, इसको हमने कर लिया था 3। अब गुणे यहाँ पे 10 के पावर 5, ठीक है, यही था, बिल्कुल था, 8 था, ये वो था। बड़े ध्यान से करिएगा, ठीक है ना। अभी हो जाएगा 219.3, ठीक। और कितना आया आंसर मीटर में, ठीक है ना, ये हो जाएगा मीटर में। इसमें से ये माइनस हो जाएगा, सेंटीमीटर का इस्तेमाल नहीं करना। बड़े ध्यान से करिएगा, आंसर आएगा, ठीक। 3 × 10 पावर 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3008 होता है, 2 इधर गया, 5 हो जाएगा, 5 में से, ठीक है, मीटर है, सब कुछ बदल लिया, एकदम सही है, ठीक है ना। हर्ट्ज, किलो हर्ट्ज दे रखा था भाई साहब, ये किलो है, जरा इसका भी ध्यान रखिए, ये कट जाएगा, 10⁻² बचेगा सिर्फ, इंटू 10⁻², वही हम भी कहेंगे, क्या गड़बड़ हो रहा है। बड़े ध्यान से सवाल करिएगा, बात समझ में आ गई, बिल्कुल आ गई। देखिए इसी तरह से करना होता है, आपकी ये मजबूरी है, वहां एकदम करना होगा, तभी आंसर सही होगा। अब ये 4 नंबर का सवाल है, देखिए अब आपको 5 मिनट तो इसमें पक्का है कि 3 से 4 मिनट तो जाना ही है, हर बच्चे का जाना है, वो इसीलिए देते ही है। क्या पता ये इतना लंबा कैलकुलेट करने के लिए 2021 में आया हुआ सवाल है, ये कहाँ आया हुआ था 2021 में। और क्या था, सिर्फ भाग थी, सिर्फ डिवीजन था, जिससे पक्का है कि सब लोग छोड़ देंगे, क्योंकि भाई 4 मिनट में घबरा जाएंगे, आंसर गलत सलत करेंगे। जब हम यहां करते रहे तो वहां तो पक्का है कि घबरा जाएंगे। तो इसका मतलब बहुत इत्मीनान से, बहुत शांत होकर एकदम करना होता है। मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पार्टिकल नेचर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।